अच्छा, ये बताइए इस दौरान महिलाओं को जाँच कौन-कौन सी करानी चाहिए? अभी तो सरकार ने काफ़ी सुविधाएँ दे रखी है। इसमें एक चीज़ और कोट करूँगा, जी, जी। जैसे लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर विकल्प मिश्रा जी हैं, जो बलरामपुर जिला के वरिष्ठ चिकित्सक हैं। तो ये हम लोग इन्हीं से जानते हैं कि प्रसूता जो महिलाएँ होती हैं, उनका देख-रेख कैसे करें, और अपना आहार कैसे लें, उन्हें वैक्सीनेशन कब-कब करवाना है। तो आइए सीधे हम लोग डॉक्टर साहब से शुरू होते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। क्या हाल-चाल है? ठीक है, धन्यवाद आपका। ये बताइए जो प्रसूता महिलाएँ होती हैं, बहनें हमारी होती हैं, वो अपने खान-पान को लेकर कैसे आगे बढ़ें? अब प्रसूता महिलाओं में होता क्या है, चूँकि एक नॉर्मली देखा जाए जब शरीर में आपके ही शरीर में कोई और ग्रो कर रहा है, तो आपके आहार में बड़ा संतुलन होना चाहिए। अगर आहार संतुलित नहीं है, खाना समय से आपको लेना है और खाना बड़ा पौष्टिक होना चाहिए। डाइट कैसे हो? डाइट में आपको कोशिश करना है कि आपके खाने में दाल ज़रूर हो, जिससे आपकी प्रोटीन डिफिशियंसी कम हो। दाल कौन-सी है? दाल आप अरहर की ले सकते हैं, उड़द की, जो आपको पसंद हो। दाल एक होना चाहिए। छोला ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, जो आपको डाइजेस्ट हो जाए आसानी से, वो आप दाल ज़रूरी है। उस दौरान तो लोग बताते हैं गैस भी बहुत बनता है। गैस तो बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है खाने से गैस बनती है। गैस के बहुत सारे गैस, आपका अगर पेट खाली है तो भी गैस बनने के बड़े चांसेस हैं। गैस की दवाइयाँ भी दी जाती हैं, प्रसूता महिलाओं को गैस की गोली एक दी जाती है, उसको खाएं वो आराम से। हरी साग सब्जी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रसूता महिलाओं में बहुत सारे विटामिन की कमी हो जाती है, आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके खाने में ज़रूरी है। सलाद होना चाहिए। दूध एक गिलास मैंडेटरी है, और उसके साथ नॉर्मली कम से कम 1 गिलास दूध होना चाहिए। एक गिलास दूध बिल्कुल होना चाहिए। ज़्यादा पी सकते हैं अगर उनको डाइजेस्ट हो रहा है, आसानी से डाइजेस्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो दूध जरूर लें। लेकिन ये भी देखा गया है शुक्ला जी कि दिक्कत ये आती है कि लोग कहते हैं हमको दूध पीने से गैस बनता है। ऐसा नहीं है। दूध पीने से अगर गैस बनता तो 1 दिन से ले करके और 5 साल के बच्चे तो दूध पे ही डिपेंडेंट हैं, तो सब गैस से ही पीड़ित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। कुछ लोगों में मिल्क इंटॉलरेंस टाइप की होती है, जो टॉलरेट समस्या होती है, उनको गैस बन सकता है, बाकी हर किसी को गैस नहीं बनेगा। जी। अच्छा, ये बताइए इस दौरान महिलाओं को जाँच कौन-कौन सी करानी चाहिए? अभी तो सरकार ने काफ़ी सुविधाएँ दे रखी है। इसमें एक चीज़ और कोट करूँगा, जी, जी। जैसे लोग पहुँच जाते हैं तुरंत डॉक्टर के पास, वो बता देते हैं अल्ट्रासाउंड कराओ। जी। अल्ट्रासाउंड भी तो कहीं न कहीं साइड इफ़ेक्ट देता है ना? नहीं, अल्ट्रासाउंड का साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट जो आपकी जानकारी में होगा, साइड इफेक्ट बेसिकली एक्सरे से होता है। एक्सरे से होता है। एक्सरे से होता है। गर्भावस्था में एक्सरे तो वैसे अवॉइड किए जाते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड से ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। अल्ट्रासाउंड या और जाँच कब करानी चाहिए? जाँचें बेसिकली अभी तो सरकार ने इतना बढ़िया मुहिम चला रखा है कि हर 2-3 गाँव को मिला करके एक क्लस्टर टाइप का फॉर्म कर लिया है। वहाँ छोटे सेंटर्स बना रखे हैं, तो वहाँ पे बेसिक जाँचें, जिसे बोलते हैं ANC प्रोफाइल, एंटीनेटल प्रोफाइल, वो तो गांव तक सरकार ने पहुंचाने की कोशिश की है। इधर पिछले 7-8 सालों में मैं देख रहा हूं जो कि काफ़ी हद तक उसने गांव की गर्भवती महिलाओं को, हाँ, गर्भवती महिलाओं को अप्रोच करने के लिए सिस्टम बना रखा है। सिस्टम में क्या होता है, गांव में ही जाती है एएनएम, आशा बहन जी, एएनएम बहन जी गाँव में जाएंगी, और उस गाँव की आशा जितनी प्रसूता महिलाएं होंगी, जितने सबको बुलाती है कि भाई फला जगह ऐसा एएनएम बहन जी आई हैं, बैठी हैं, आप आइए। तो वहाँ पे बेसिक जांचें क्या क्या हो जाती हैं। एक तो शुगर की जांच हो जाती है, बीपी की जांच हो जाती है, हीमोग्लोबिन की जांच हो जाती है, अब पेट की जांच हो जाती है, और पेशाब की जांच हो जाती है। ये 5 बड़े बेसिक जांच हैं जो एक तो अर्ली प्रेगनेंसी में हो जाने चाहिए, और अगर समय पे पता चल जाए तो समस्याएं कम होंगी, कॉम्प्लिकेशन कम होगी। और जैसे ही पता चलता है कि कोई मतलब गर्भवती हुई है गांव में, तो उसको सबसे पहले एक टैबलेट फोलिक एसिड स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि है तो एक गोली बड़ी नॉर्मल सी, बट इससे बच्चे के ग्रोथ में और बहुत सारी कमियां जो होती है, जैसे आपने देखा होगा, बच्चा पैदा होता है, किसी के होंठ कटे हुए हैं, किसी के पीठ में फोड़ा है, पैदा होते ही माँ के गर्भ से निकलते हैं, हाँ, कहीं मुंह कटा हुआ, सारी चीजें दिक्कत होती है। तो अगर ये, चूंकि वही मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर फोलिक एसिड रेगुलर लेती रहे माँ, उसकी रेगुलर खाती रहे पूरी प्रेगनेंसी में, बल्कि प्रेगनेंसी से पहले अगर सोच रही है कि मुझे बच्चा करना है, कंसीव करना है, बच्चा कंसीव करना है, उससे पहले अगर स्टार्ट करे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, एक चीज और है डॉक्टर साहब, लोग बताते हैं फोलिक एसिड बढ़ भी जाता है तो बच्चे कंसीव नहीं होते, क्या ऐसा? नहीं, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, चूंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और जितने भी विटामिन वाटर सॉल्युबल है, आप कितना भी ले लो, वो एक्सक्रीट हो जाएगा, आपके यूरिन के माध्यम से निकल जाएगा। तो इसमें कोई ऐसी डरने की बात नहीं है कि ओवरलोड होगा।
पहली चीज तो हम एक चीज आपको दोहराना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जितने अच्छे आप हैं, गांव में जाते हैं आशा बहनों के साथ समूह में बैठते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, ऐसे हर डॉक्टर नहीं होते। तो इसके लिए आपको मेरे तरफ से, मेरे व्यूअर्स के तरफ से आपको ढेर सारा साधुवाद कि आप इतना एक्टिव हैं और गरीबों की झोपड़ी झुग्गी में जाते हैं और लोगों को जागरूक करते रहे। नहीं नहीं, कहीं कहीं हमें शुक्ला जी हम लोगों को इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, जाना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं देखा जाए भाई, देखिए प्रोग्रेस तो बहुत हो गई, देश हमारा बहुत आगे निकल गया है, लेकिन शिक्षा का अभाव अभी भी है। तो जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है साक्षर दर तो है, हाँ 90% 95%, लेकिन शिक्षित नहीं, जो हाँ, शिक्षित नहीं है, वास्तव में होना चाहिए। हाँ, सामाजिक जागरूकता नहीं है। तो कहीं कहीं हम लोगों को घर घर जाके बच्चों के टीकाकरण के लिए या महिलाओं के टीकाकरण के लिए लोगों को घर से निकालना पड़ता है। आसपास के प्रभावी व्यक्तियों को, कोटेदार को, प्रधान को, इन सबको बुला के साथ में जाते हैं कि भाई आप चलिए, आपके गाँव के लोगों समझाइए उनको। टीकाकरण इतना जरूरी है। टीकाकरण ने हमें अभी, अब 2 साल पहले 3 साल पहले का समय अगर आप लोगों को याद होगा, जो महामारी फैली हुई थी कोविड, टीकाकरण ने हमें कितना सेव किया। टीकाकरण ने हमें हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग किया, हमारे मनोबल को बढ़ाए रखा, और हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी थी कि हम उससे बच गए। और यही है, प्रसूता महिलाओं में होता क्या है, टीडी का वैक्सीन, उसको गर्भावस्था के दौरान कोशिश कर रहे हैं कि पहले 3 महीने में लग जाए, और 1 महीने के अंतराल पे, 28 दिन के अंतराल पे दोनों सुइयां लग जाएं। 2 सुई लगती है जी, तो वो समय से लग जाना चाहिए जी। इसमें कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाए डॉक्टर कि बच्चा मेच्योरिटी से पहले प्री मेच्योर पैदा हो जाता है, ऐसे कैसे हो जाता है? प्री मेच्योर एक्चुअली में होता क्या है, कभी कभी प्रसूता महिलाओं में वर्कलोड से या कुछ ऐसे स्ट्रेस की वजह से उनको अर्ली साइन आ जाते हैं। अर्ली साइन डिलीवरी के आ जाते हैं, लेबर पेन जिसे बोलते हैं, प्रसव पीड़ा, वो शुरू हो जाती है। तो कभी कभी प्री मेच्योर बच्चे डिलीवर हो जाते हैं। ये टोटल मैटरनल काज होता है। अच्छा, एक चीज और आप सुझाव दीजिए, जैसे किसी महिला डॉक्टर के पास जाएं, जब बहनें जाती हैं, हमारी गर्भवती महिलाएं बहनें जी, तो इनको पहली चीज रिकमेंड किया जाता है महिला डॉक्टर के द्वारा कि आपको सीजर ही कराना पड़ेगा। ऐसा क्या करें कि बचें, क्योंकि वो कमजोर भी हो जाती हैं, गाँव में काम भी नहीं कर पाती। महिलाएं कितनी भी हो, दिखा लें, उनको काम ज्यादा, वर्कलोड पड़ ही जाता है। नहीं देखिए, या वर्किंग सिजेरियन जो होता है, सिजेरियन के इंडिकेशन होते हैं। भाई कोई काम करना है तो क्यों करना है, ये बहुत जरूरी है जानना। अगर सिजेरियन का इंडिकेशन है, भाई बच्चा ऑब्लिक है, टेढ़ा है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तो उसमें तो सिजेरियन मस्ट है। बाकी अगर नॉर्मली, भाई आज के 30 साल पहले अगर हम जाएं तो कितने सीजर होते थे? रेयर, हाँ, बस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होते थे, बहुत कम होते थे। उसमें क्या होता था, जो प्रसूता महिलाएं हैं उनको घर के सारे काम करने होते हैं, और काम करने भी चाहिए। काम करेंगी, आपके बॉडी का एक्टिव मूवमेंट होगा। लास्ट ट्रिमेस्टर में जब 8वां महीना और 9वां महीना शुरू हो जाए, 8वें और 9वें महीने के बीच में, उस दौरान अगर ज़्यादा काम नहीं कर सकती हैं तो कम से कम अपने कमरे में झाड़ू पोछा जरूर लगाएं बैठ के। उससे क्या होता है कि जो हम महिलाओं का यूट्रस होता है, बच्चेदानी, उसमें बच्चे का हेड इंगेज होने के चांसेस बहुत होते हैं नीचे की तरफ जाने के। और जब हेड इंगेज हो जाएगा तो 99% चांस है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। सिजेरियन का कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्ट में लोग बता देते हैं कि आप प्रेगनेंसी कंसीव होगा, अब आपको 3 महीने बेड रेस्ट ही होना चाहिए। क्या ऐसा तो हमें नहीं लगता कि सभी महिलाओं के साथ हो जाता है? नहीं, सभी महिलाओं में नहीं, 2 से 4% महिलाओं में ऐसा कॉम्प्लिकेशन होता है कि या तो उनको ब्लीडिंग हो गई। ब्लीडिंग ईमानदारी से अगर आप भी देख रहे हैं, आप पेशेंट भी देखते हैं, आप अपने यहाँ बैठते भी बराबर, क्षेत्र में आपका प्रभाव भी है, लोग मानते हैं, ऐसी होती हैं कि अब डॉक्टर महिलाएं जो होती हैं, बहनें हमारी जाती हैं, इनको एक ही चीज बता जाता है, आपका बच्चा टेढ़ा है, नाल फंस गया, ये हो गया। मतलब 70% अब सीजर हो ही जाते हैं। अब देखिए, कहीं ना कहीं क्योंकि आपका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जो डर फैलाते हैं। हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे विभाग की बात है और हमारे जैसे लोगों की बात है। डर फैलाने की जरूरत नहीं है, आप उनको उचित राय दीजिए। उचित राय दीजिए, अगर आपको सही चीज़ बताई जाएगी तो आप उसको फॉलो करेंगे, तो एक तो जो समस्या होने वाली है उससे बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर इंडिकेशन है, भाई गले में नाल फंसी हुई है, बच्चा टेढ़ा है, 9वां महीना चल रहा है, तो आप जरूर सिजेरियन की तरफ जाएं। सिजेरियन ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सिजेरियन एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, भाई बच्चे को निकालना है, वो अपने रूट से ना निकल करके दूसरे रूट से निकल रहा है। तो अगर समस्या है, कॉम्प्लिकेशन है, तो जरूर आप सिजेरियन कराएं, उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा कभी।
जी। लेकिन नॉर्मली अगर अपना दिनचर्या ठीक ठाक हो, वर्किंग हो, घर में झाड़ू पोंछा हो, तो नॉर्मल डिलीवरी। अब तो जहाँ तक मेरा मानना हो, जहाँ तक मैं समाज में देख रहा हूँ, नॉर्मल डिलीवरीज अब तो छोटे छोटे सेंटर्स पे होने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं ये अगर कॉम्प्लिकेटेड होती तो उन सेंटर्स पे नहीं हो सकती थी। तो उन सेंटर्स पे अगर डिलीवरी हो रही है तो सीजेरियन इतना बड़ा मैटर नहीं है कि सीजेरियन ही कराएं। अगर नॉर्मली पॉसिबल है, प्रयास किया जाए तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ये कैसे पता चले कि ये जो महिला है, प्रसूता महिला है, ये स्वस्थ है, इसकी बॉडी फिट है, इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो स्वस्थ है, कैसे पता है? एक तो सबसे बड़ी चीज़ है हीमोग्लोबिन की जांच, क्योंकि प्रेगनेंसी में एनीमिया बड़ी कॉमन है। एनीमिया कॉमन क्या है शुक्ला जी, मैं आपको बताऊं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक स्टडी है, WHO की स्टडी है, उसमें अपने इंडिया के बारे में बताया गया है कि 25 से 30% तो पुरुष एनीमिक हैं और 53% महिलाएं एनीमिक हैं। और जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, तराई क्षेत्र में, बलरामपुर एरिया में, बहराइच में, वहाँ तो और भी गंभीर समस्या है, और भी संख्या बढ़ी हुई है, बड़ी गंभीर समस्या है प्रसूताओं के लिए। तो इसके लिए जो हीमोग्लोबिन है उसकी जांच बहुत जरूरी है, समय समय पे कराते रहना चाहिए। दूसरा एक इंडिकेशन होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका 9 से 12 किलो वजन बढ़ा पूरे इंटायर प्रेगनेंसी में, तो आपका जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। और इसके लिए आयरन की गोलियां मैंडेटरी हैं। कंटिन्यू आप नहीं, शुरुआत के 3 महीने तो आपको आयरन नहीं लेना, केवल फोलिक एसिड लेना है। और 3 महीने के बाद 9 महीने तक आप आयरन और कैल्शियम लेते रहें। इवन प्रेगनेंसी होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद भी आप कैल्शियम लेते रहें, आयरन लेते रहें। अगर आपको आयरन डिफिशियंसी है, एनीमिया, तो लेते रहें। कैल्शियम इसलिए लेते रहें कि आप अब लैक्टेटिंग मदर हो गई, अब आप स्तनपान करा रही हैं अपने बच्चे को, तो इस चीज का ध्यान रखें, कैल्शियम जरूर लेते रहें। तो कैल्शियम आपकी बोन को भी स्ट्रांग करेगी और आपके बच्चे के बोन को भी स्ट्रांग करेगी। जी। बच्चा जब आ जाता है, अपनी नई दुनिया में आ जाता है, तो जो माता प्रसूता होती है वो अपने में व्यस्त रहती, क्या ऐसा करे कि जिससे बच्चा भी स्वस्थ है, माता भी स्वस्थ रहे? देखिए, अभी तो ये है कि एक प्रक्रिया है, अगर बच्चा आपका कमजोर है या कोई दिक्कत है तो एक प्रक्रिया शुरू है, कंगारू मदर केयर। आपने देखा होगा कंगारू अपने बच्चे को अपने ही पैकेट में रख के पाल लेता है, तो उसी कॉन्सेप्ट, हाँ, मेच्योर को खुद ही करता है पैकेट में उठा के। तो वो कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में भी है, हमारे जीवन में भी है। और कंगारू मदर केयर ये है कि अगर वो महिला नहीं दे सकती, महिला की व्यस्तता है या महिला कुछ वो दिक्कत है, ऑपरेशन हुआ है या कुछ, हाँ, कुछ भी है, तो कंगारू मदर केयर घर में कोई भी दे सकता है। भाई बच्चे को छाती पे लिटाना है, 2-3 घंटे के लिए आप कंगारू मदर केयर देते रहें, तो उससे स्वस्थ होगा बच्चा, आपका स्वस्थ होगा और लोगों को रिकॉग्नाइज करने में उसको आसानी होगी और हेल्थी हो जाएगा। जी जी। जैसे आपने अभी सारी चीजें बताई, बड़ी विस्तार से बताई, एक एक करके बताई। आप एक बार अपने चैनल का नाम बता दीजिए दर्शकों को। धन्यवाद सभी का। मैं डॉक्टर विकल्प मिश्रा, और हमारा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर विकल्प मिश्रा के नाम से, तो आप लोग उस पर भी जाके देख सकते हैं। और देख सकते हैं उसमें कई बीमारियों के बारे में डॉक्टर ने बड़ी लंबी वार्ता की है, सुझाव भी बताए हैं। हाँ, उसमें मैक्सिमम जो मैंने कोशिश की है कि डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, और जो हो फर्स्ट एड के बारे में हमने कोशिश की है कि आपको जो भी टॉपिक मैंने किया है उस कवर करने की कोशिश की है। इतना समय दिया, धन्यवाद।